जरा सोचो, अगर तुम आवाज करोगे तो मारे जाओगे, तो क्या होगा जानने के लिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी मानव गतिविधि नहीं हो रही है, क्योंकि शहर में बड़े बड़े खतरनाक जानवरों ने सारे इंसानों को मार दिया है। कहने को तो ये जानवर अंधे होते हैं, लेकिन इनके अंदर हियर इन कैपेबिलिटी इतनी तेज होती है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी आवाज की तो ये जल्दी से उस जगह पर पहुंचकर उसे मार देते हैं। यही वजह है कि पृथ्वी में बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं, क्योंकि सारे इंसानों को इन खतरनाक जानवरों ने मार दिया है। इंसानों द्वारा इन्हें मारना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इन जानवरों की स्किन इतनी हार्ड होती है कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं पाता। इसी शहर के बीच में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर से अपने लिए सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि चुपके से दबे पांव स्टोर में घूम रहा है, और साथ ही हमें उसकी बड़ी बहन ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि डेफ है। इसके बाद हमें इनकी मदर इवेलिन को दिखाया जाता है जो अपने बड़े बेटे मार्कस को मेडिसिन दे रही होती है। वहीं इन बच्चों के फादर ली अपने जीने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये सब फैमिली मेंबर बिना कुछ बात के इशारों से सब कुछ एक दूसरे को बता रहे होते हैं, और जो भी कुछ ये कर रहे होते हैं वो बड़ी सावधानी पूर्वक और बिना कुछ आवाज किए कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने जरा सी भी आवाज की तो फिर इन्हें वही क्रिएचर आके मार देगा। इसके बाद व्यू जो कि इस परिवार में सबसे छोटा है एक स्पेशल टॉय को देखता है और उसे नीचे उतारने की कोशिश में वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है कि तभी रेगन जल्दी से यहाँ पहुँच उस टॉय को नीचे गिरने से बचा लेती है, और इस तरह रेगन यहाँ पे सबकी जान बचा लेती है। इसके बाद इवेलिन ली को बताती है अब उन्हें निकलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। जब ये यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं तो ली अपने बेटे के हाथ में वही स्पेशल टॉय को देखता है, जिसे देख उससे वो स्पेशल टॉय को वापस मांगता है और उसकी बैटरी को निकाल उसे टेबल पे रख देता है। इस बात से उसका बेटा काफी नाराज हो जाता है, लेकिन फिर चुपके से रेगन उसे वो वापस कर देती है, और इन सब के बाहर जाने के बाद वो बच्चा उसकी बैटरी भी उठा लेता है। अब जब ये घर के लिए जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इन्हें पूरे रास्ते में रेत बिछाया हुआ, और ऐसा इसलिए ताकि वो क्रिएचर इनके फुट स्टेप की आवाज ना सुन पाए। आगे जब ये पुल को क्रॉस कर रहे होते हैं तो व्यू उस स्पेशल टॉय को स्टार्ट करता है, जिससे यहाँ पर एक साउंड क्रिएट हो जाता है और वही क्रिएचर जंगलों से भागते हुए यहाँ पे आ जाता है। इससे पहले ली अपने बेटे को बचा पाए वो क्रिएचर उसके बेटे को मार देता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1.5 साल के बाद, जहाँ पे ली अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे होता है, जहाँ पर उसने एक पेपर पे उस क्रिएचर की प्रॉपर्टीज लिखी होती है, जैसे कि वो क्रिएचर ब्लाइंड होता है, साउंड पे ही अटैक करता है और उसके स्किन एक आर्मर की तरह काम करती है। साथ ही हम देखते हैं कि ली ने अपने एरिया में ऐसे 3 क्रिएचर को डिटेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हमें ली की वाइफ इवेलिन को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है, और वो अपने आने वाले बच्चे को सेफ रखने के लिए वो एक लकड़ी के बॉक्स में ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप तैयार कर रही होती है, ताकि अगर उसका बच्चा रोए तो उसकी आवाज उस बॉक्स से बाहर ना आ पाए, क्योंकि वो क्रिएचर साउंड पे अटैक करता है। इसके बाद ये सारी फैमिली खाना खाने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी एकता और भगवान का शुक्रिया करते हैं। खाना खाने के बाद जब रेगन और मार्कस दोनों लूडो खेल रहे होते हैं तो गलती से मार्कस के हाथ से लैंप नीचे गिर जाता है और यहाँ पे आग पकड़ लेती है। साथ ही लैंप के गिरने पर यहाँ पे साउंड क्रिएट हो जाती है, जिसके तुरंत बाद ली सबको चुप रहने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे वही क्रिएचर पहुँच जाता है और ये सब किसी तरह अपने मुंह पे हाथ रख अपनी आवाज पे कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके बाद वो क्रिएचर यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। बाद में हमें 2 चूहों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक चूहे की आवाज करने पर वो क्रिएचर उस चूहे को मार देता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया के देशों का एक दूसरे से कांटेक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन ली फिर भी हेल्पलाइन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हर बार असफल रहता है। बाद में ली अपनी बेटी रेगन के लिए हियरिंग एम्पलीफायर बना रहा होता है, क्योंकि उसकी बेटी डेफ है। हियरिंग एम्पलीफायर का काम पूरा करने के बाद ली बाहर जाता है और रास्ते में अपनी सिक्योरिटी के लिए रेत डालने का काम शुरू कर देता है। वहीं घर के अंदर इवेलिन को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी डेट भी आने वाली होती है। रेत का काम पूरा होने के बाद ली अपने बेटे मार्कस को सर्वाइविंग स्किल सिखाने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन मार्कस राजी नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में उस क्रिएचर का डर बैठा हुआ है। लेकिन उसकी माँ उसे श्योर कराती है कि उसके पिता उसे कुछ नहीं होने देंगे, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ निकल जाता है। वहीं रेगन इस बात से नाराज हो जाती है कि उसके पिता उसे अपने साथ शिकार पे नहीं ले गए, लेकिन उसके पिता ने जाने से पहले उसे हियरिंग एम्पलीफायर दे दिया था, जो कि खुद उसके पिता ने बनाया था। रेगन गुस्से में अपने कमरे में जाकर उस हियरिंग एम्पलीफायर को साइड में रख देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो हर बार की तरह काम नहीं
नहीं करेगा, लेकिन जब उसे वो टेस्ट करती है तो वो काम कर रहा होता है। जिसके बाद वो खुशी के मारे रोने लगती है क्योंकि पहली बार उसने बाहर की आवाजें सुनी, साथ ही उसे अपने मरे हुए भाई की याद आती है और आज भी उसे यही लगता है कि उसके भाई की मौत की वजह वो खुद है, क्योंकि उसी ने उसे वो स्पेशल टॉय वापस दिया था। जिसके बाद वो उसी जगह के लिए निकल जाती है जहाँ पर उसके छोटे भाई को उस क्रिएचर ने मारा था और वो अपने छोटे भाई के कब्र पर बैठकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ली अपने बेटे मार्कस को नदी के पास ले जाता है। फिर वो उसे एक मछली देता है, लेकिन मार्कस बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। तो फिर उसके पिता उसे बताते हैं कि अभी वो क्रिएचर पानी की आवाज की वजह से हमारी आवाज नहीं सुन पाएगा, लेकिन मार्कस अभी भी बुरी तरह डरा हुआ है। तो फिर ली उसे एक झरने के पास ले जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो अपने बेटे को बताता है कि देखो अभी वो क्रिएचर हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि झरने की आवाज उनकी आवाज से लाउडर है। यहाँ पर मार्कस अपने पिता को कहता है क्या वो अभी भी व्यू की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं, जिस पे ली उसे बताता है कि जो भी व्यू के साथ हुआ था उसमें किसी का भी कोई दोष नहीं, लेकिन मार्कस उसे बताता है कि रेगन आज भी व्यू की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। अब जब ये दोनों वापस घर के लिए आ रहे होते हैं तो बीच रास्ते में एक बुढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसकी पत्नी को उसी क्रिएचर ने मौत के घाट उतार दिया। ली उस बूढ़े आदमी को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन अपने गम में डूबा वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे ली अपने बेटे को अपने गोद में उठा पेड़ के पीछे छिप जाता है। वही खतरनाक क्रिएचर यहाँ पे पहुंचकर उस बूढ़े आदमी को भी मौत के घाट उतार देता है। मार्कस अब काफी बुरी तरह डरा हुआ है, लेकिन उसके पिता मुंह पर हाथ रख उसके मुंह को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ली की वाइफ एवेलिन के पैर पर कील चुभ जाती है, जिससे उसके हाथ से व्यू की फोटो एल्बम नीचे गिरकर टूट जाता है। एल्बम के टूटने के साथ ही यहाँ पे साउंड क्रिएट हो जाता है और अब एवेलिन को अच्छी तरह पता है कि वो क्रिएचर यहाँ पे आ जाएगा। एवेलिन किसी तरह बेसमेंट में आकर रेड लाइट को ऑन कर देती है जो कि खतरे का निशान होता है, लेकिन अब तक वो क्रिएचर इस घर में प्रवेश कर चुका होता है। एवेलिन किसी तरह खुद को बचाने के लिए एक जगह पे छिप जाती है। वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो क्रिएचर उसे मार देगा। वहीं ली घर के बाहर रेड लाइट्स को जलते हुए देख लेता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसकी पत्नी मुश्किल में है। जिसके बाद वो तेजी से भागकर घर आता है, लेकिन बाहर से वो क्रिएचर को देख लेता है, इसलिए वो अपने बेटे मार्कस को कुछ स्काई रॉकेट्स और पटाखे देता है ताकि उसका बेटा पटाखे जलाए और पटाखों की शोर में वो क्रिएचर उधर आ जाए, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को रेस्क्यू कर सकता है। मार्कस ऐसा ही करता है और पटाखों की आवाज सुन वो क्रिएचर पटाखों की तरफ भागने लगता है। जिसके बाद ली अपने घर में एंटर करता है। ली देखता है कि बाथटब में खून गिरा हुआ है। पहले तो उसे लगता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे बाथटब के पीछे मिल जाती है और अब तक एवेलिन अपने बेबी को जन्म भी दे चुकी है। यहाँ पर शोर ना हो इसके लिए ली बेसमेंट में जाता है ताकि वो अपने बच्चे को लकड़ी के बॉक्स में रख दे जो कि एवेलिन ने उसके लिए बनाया था, लेकिन तभी न्यू बॉर्न बेबी रोना शुरू कर देता है, जिससे वो क्रिएचर दोबारा से यहाँ पे आ जाता है। ली अपने बेटे के मुंह पे ऑक्सीजन पाइप लगा उसे लकड़ी के बॉक्स में रख देता है, जिसके बाद उसकी आवाज आनी बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब मार्कस भी घर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तब उसे अपने आसपास क्रिएचर होने का एहसास हो जाता है, जिससे डर कर वो टॉर्च के साथ खेत में भागने लगता है, लेकिन भागते दौरान वह गिर जाता है और उसके हाथ से टॉर्च छूट जाती है। वहीं रेगन को खेत में टॉर्च की रोशनी दिखाई पड़ती है। इससे पहले रेगन उस टॉर्च तक पहुँचे तभी उसके पीछे से वही क्रिएचर आ जाता है। वो क्रिएचर रेगन को मारे कि तभी रेगन की हेयरिंग एम्पलीफायर से फ्रीक्वेंसी साउंड आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे सरप्राइजिंगली हमें देखते हैं कि ये जो साउंड होती है उस क्रिएचर के बर्दाश्त के बाहर होती है, इसलिए वो क्रिएचर रेगन को नहीं मारता और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रेगन उस टॉर्च की तरफ बढ़ने लगती है। वो टॉर्च को उठाए कि तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और ये खुद उसका भाई मार्कस होता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक अनाज के गोदाम के टॉप पे चढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवेलिन को अपने बच्चे की फिक्र होने लगती है। हालांकि ली उसे बताता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। एवेलिन ली को कहती है कि वो उसे प्रॉमिस करे कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। जिसके बाद ली अपने बच्चे को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसमेंट में टूटे पाइप से पानी गिर रहा है, लेकिन ली का ध्यान उस पे नहीं जाता। ली सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखते। तो फिर वो उन्हें बाहर खेत में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं मार्कस और रेगन गोदाम के टॉप पे आग जलाते हैं ताकि उस आग को देखकर उनके पिता यहाँ पे आ जाए, लेकिन दुर्भाग्य से उनका फायर लिक्विड खत्म हो जाता है। जिसके बाद रेगन मार्कस को बताती है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए
चाहिए, लेकिन मार्कस उससे कहता है कि उन्हें यहीं पर रुकना चाहिए, उनके फादर उन्हें लेने जरूर आएंगे। वहीं अंदर जब इवेलिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि पूरे बेसमेंट में पानी भरा हुआ है और वो क्रिएचर भी उसी के सामने होता है। इवेलिन अब काफी बुरी तरह डर जाती है और वो अपने बच्चे को अपने हाथ में उठा पानी गिरने वाली जगह पर छिप जाती है। वहीं बाहर मार्कस का पैर उस गोदाम के दरवाजे पर पड़ जाता है, जिससे उस गोदाम का एक दरवाजा टूट जाता है और वो नीचे अनाज में गिर जाता है। मार्कस को बचाने के लिए रेगन भी नीचे कूद जाती है। वो मार्कस को ऊपर तो खींच लेती है, लेकिन खुद वो अनाज में दब जाती है, लेकिन फिर किसी तरह मार्कस उसे ऊपर खींच लेता है। तभी ली जो अपने बच्चों को ढूंढ रहा है उसे वही क्रिएचर दिख जाता है जो कि उसी अनाज के गोदाम की तरफ जा रहा है, इसलिए ली भी उधर की तरफ निकलने लगता है। ली को लग जाता है कि हो ना हो उसके बच्चे उसी गोदाम के अंदर है, लेकिन ली से पहले वो क्रिएचर गोदाम के अंदर पहुंच जाता है और अब गोदाम के अंदर वो क्रिएचर इन दोनों के सामने होता है। वो क्रिएचर इन दोनों को मौत के घाट उतारे इससे पहले फिर से एक और बार रेगन की हियरिंग एम्पलीफायर से फ्रीक्वेंसी साउंड आना शुरू हो जाती है और ये साउंड उस क्रिएचर के लिए इतना पेनफुल होता है कि वो इन्हें बिना मारे यहाँ से निकल जाता है। बाद में ये दोनों अपने पिता ली से मिलते हैं जो कि गोदाम के नीचे ही खड़े थे। ली अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेता है। अंदर से ये सब कुछ एवेलियन सीसीटीवी कैमरा में देख रही होती है और इस भावुक पल को देख वो रोना शुरू कर देती है, लेकिन बाहर जहाँ पे ली अपने बच्चों के साथ होता है वहाँ पे आसपास हलचल होना शुरू हो जाती है। ली को लग जाता है कि वो क्रिएचर उनके आसपास ही मौजूद है, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को पिकअप के अंदर बिठा देता है और खुद एक कुल्हाड़ी लेकर तैयार हो जाता है। तभी वो क्रिएचर उसके ठीक ऊपर आता है जो कि ली पे वार कर देता है। उसके वार से ली पूरी तरह जख्मी हो जाता है। ये देख मार्कस अंदर से अपने पिता के लिए जोर से आवाज लगाता है, जिसके बाद वो क्रिएचर अब इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। वो खतरनाक क्रिएचर इन दोनों के पिकअप पे वार कर देता है, लेकिन इससे पहले वो दोनों को मारे ली दोबारा से खड़ा हो जाता है। वहीं रेगन अपने कान से हियरिंग एम्पलीफायर निकाल देती है क्योंकि वो साउंड उसके बर्दाश्त के बाहर होता है। वहीं ली अपने बच्चों को बचाने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो रेगन को इशारों से बताता है कि वो उन दोनों को बेहद प्यार करता है और वो उन दोनों को कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद ली जोर से चिल्लाता है, जिससे वो क्रिएचर इन दोनों को छोड़ ली पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। और ये सब देख रेगन पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसे अब तक लगता था कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते, लेकिन अब रेगन को काफी पछतावा होता है। वहीं अंदर से सीसीटीवी कैमरा में इवेलिन भी ये सब कुछ देख लेती है। ली को मारने के बाद वो क्रिएचर यहाँ से चले जाता है और इवेलिन इन दोनों को लेने बाहर जाती है और उन दोनों को घर के अंदर ले आती है, जहाँ मार्कस अपने न्यू बोर्न भाई को देखता है। वहीं रेगन अपने पिता को याद कर रोने लगती है। तभी यहाँ पे लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद इवेलिन एक शॉटगन को हाथ में पकड़ खतरे से निपटने के लिए तैयार हो जाती है। वो क्रिएचर अब अंदर आ जाता है और वो क्रिएचर इन दोनों के सामने ही होता है जो कि इन्हें सुनने की कोशिश करने लगता है। वहीं रेगन की नजर उसके पिता द्वारा बनाई गई चार्ट पे जाती है, जिसमें उन्होंने उस क्रिएचर की प्रॉपर्टीज लिखी होती है। उसी चार्ट में नीचे की तरफ वीकनेस वर्ड लिखा होता है, लेकिन इस खतरनाक जानवर की वीकनेस इन्हें नहीं पता। तभी रेगन को अपने पिता के दिए हियरिंग एम्पलीफायर की याद आती है और उसे ध्यान आता है कि जब भी उस हियरिंग एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी साउंड आई तो वो क्रिएचर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे ध्यान आता है कि उसी हियरिंग एम्पलीफायर की वजह से वो पहले 2 बार उस क्रिएचर से बच चुकी है। इसके बाद एक और बार रेगन हियरिंग एम्पलीफायर को ऑन कर देती है, जिसके बाद उससे फ्रीक्वेंसी साउंड आने लगता है और वो क्रिएचर उस फ्रीक्वेंसी साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो खतरनाक क्रिएचर दर्द के मारे तड़पने लगता है और वहीं पे नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर से एक और बार वो क्रिएचर खड़ा होकर इनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन इससे पहले वो इनके ऊपर अटैक करे इवेलिन उसे शॉटगन से शूट कर देती है, जिसके बाद तो वो क्रिएचर वहीं पे मारा जाता है। दरअसल इस जानवर की स्किन एक आर्मर की तरह काम करती है, लेकिन जब वो किसी चीज को सुनने की कोशिश करता है तो वो भारी स्किन को हटा अपने इंटरनल हाइपर सेंसिटिव ईयर्स को यूज करता है और अगर उसके इंटरनल पार्ट्स को निशाना बनाया गया हो तो फिर वो क्रिएचर मारा जा सकता है, जैसे कि अभी एवेलिन ने मारा था। उस क्रिएचर को मारने के बाद इन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगती है और जब ये सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं तो 2 और क्रिएचर को इनके घर की तरफ आते हुए देख लेते हैं, लेकिन अब ये दोनों बड़े कॉन्फिडेंस से एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि अब इन्हें इस क्रिएचर की कमजोरी का पता चल गया है। जहाँ रेगन स्पीकर पे वही फ्रीक्वेंसी साउंड लगा देती है तो वही एवेलिन शॉटगन को तैयार करती है और इसी सस्पेंस सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।